हेलो एवरीवन, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में वेलकम करता हूं। जो है राजतंत्र और जो है वर्तमान में लोकतंत्र यानी कि शासन की एक लोकप्रिय जो है प्रणाली है, ये कौन सी? डेमोक्रेसी। तो मेरा जो टॉपिक है आज का वो कौन सा है? डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, लोकतंत्र और विविधता। लोकतंत्र शासन प्रणाली जो है ये उतनी इजी नहीं है, बहुत ही टफ है। बल्कि अगर अगर हम कंपेयर करें विद मतलब कि ये डेमोक्रेसी और मोनार्की में तो अंतर है। जैसे मोनार्की है तो वेरी इजी, क्योंकि शासन में जो आदेश आएगा वो केवल एक व्यक्ति का आएगा और मानना सबको पड़ेगा, चाहे वो कोई भी विविधता रखते हो, चाहे वो कोई भी डाइवर्सिटी रखते हो, मानना एक की ही बात है। लेकिन अब जहां तक ये लोकतंत्र की बात आती है, डेमोक्रेसी की, तो इसमें जितनी भी विविधताएं होंगी, हर देश में होती हैं विविधताएं, चाहे वो भौगोलिक हो, चाहे वो जैसे मानव है ना, जैसे मानव में भी होती विविधता है ना। तो उस आधार पर किसी के भी साथ भेदभाव ये ना हो और सबके साथ सबको सामंजस्य बना करके लेके चलना, ये डेमोक्रेसी के सामने बहुत बड़ी चुनौती होती है ना। तो उसी पर ये आधारित है ये आज का टॉपिक है ना। मैंने क्या कहा? लोकतंत्र, जो डेमोक्रेसी है बहुत ही टफ है ना, चुनौती से भरी रहती है ये शासन प्रणाली है ना। तो किस प्रकार से इस टॉपिक में क्या चीज बताया गया है, जैसा कि मैंने मेंशन कर रखा है, मतलब क्या, यानी कि इस लेसन में क्या ऐसा है कि किस तरह लोकतंत्र सारी सामाजिक विभिन्नताओं और अंतरों तथा मतलब कि सामाजिक विभिन्नताओं और अंतरों तथा असमानताओं के बीच सामंजस्य बैठाकर उनका सर्वमान्य समाधान देने की कोशिश करता है। ये आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। सामाजिक जो होती हैं विभिन्नताएं, सामाजिक विभिन्नताओं में सबसे जो महत्वपूर्ण जो मुद्दा आता है वो है वर्ण व्यवस्था है ना, जिसको जाति व्यवस्था भी कहते हैं हम, उस पर अब अभी आगे बात होगी ना। और उनमें क्या होता है अंतर, और जो असमानता है उस वर्ण व्यवस्था में, जाति जो व्यवस्था है, भाषा के आधार पर जो विवाद है, उसमें क्या क्या असमानताएं हैं, उन सब मुद्दों को लेकर के और शांतिपूर्ण तरीके से उसमें सामंजस्य बैठा देना, असमानताओं में है ना, असमानताओं में सामंजस्य बैठा देना, ये क्या है? डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र है ना। तो और समाधान कैसा होता है उसमें? सर्वमान्य समाधान ऐसा होता है जो सर्वमान्य होता है। ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर है ना, जो कि सबको मान्य हो। ओके, तो असमानताओं को आपने जाना और विभिन्नताएं जो हैं और जो अंतर हैं, मतलब कि उसको और उसमें किसी प्रकार का विवाद ना हो है ना। तो इस प्रकार से इस लेसन की जो है शुरुआत होती है। और कौन सा लेसन? लोकतंत्र और जो है विविधता। इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है मैक्सिको। मैक्सिको एक देश का नाम है, इसकी कैपिटल है मैक्सिको सिटी है ना। चांदी के उत्पादन में बहुत आगे है ये वाला देश। कैपिटल मैक्सिको सिटी। ये पड़ता कहाँ है? ये पड़ता कहाँ पर है एग्जैक्टली? ये पड़ता है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है ना। ये जो संयुक्त राज्य अमेरिका देश आप देख रहे हो, ये उसके साउथ में पड़ता है। ओके, तो इतना तो क्लियर हो गया। तो मैक्सिको में ओलंपिक खेल हुआ था। ओलंपिक खेल सब लोग जानते हैं, विश्व भर के जो खिलाड़ी होते हैं इसमें मतलब कि इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और उसमें कई प्रकार के गेम होते हैं है ना। और अपना ये जो है हुनर लोगों को दिखाते हैं। 3 प्रकार के मेडल मिलते हैं इसमें है ना। एक मिलता है गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल ना। तो ये कहानी है, एग्जाम्पल है कि कहां पर असमानताएं हैं। ये जो मैक्सिको का नाम आया और ओलंपिक खेल, कुछ सुनने में अटपट सा लगता है कि ओलंपिक खेल का
इस असमानता से क्या मतलब है ना? हाँ, नहीं, कुछ ऐसा वहां पर हुआ था, और वो कौन सी घटना घटित हुई इस ओलंपिक में, वो हम उस मुद्दे पर बात करेंगे। वो घटना ही ऐसी थी जिसने पूरे विश्व का ध्यान संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर आकर्षित किया, है ना? वो क्या था? कहने को तो लोकतंत्र है, लेकिन वहां पर कौन सी असमानता थी, कौन सी नस्लीय असमानता थी, कौन सा रंग भेद वहां पर था, उस मुद्दे पर ये लिया गया है। तो उस ओलंपिक में एफ्रो मतलब कि एफ्रो अमेरिकन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। एक एथलीट का नाम था स्मिथ और एक का नाम था कार्लोस। ये दोनों एफ्रो अमेरिकी हैं, यानी कि एफ्रो अमेरिकी का मतलब है कि इनके जो पूर्वज रहे होंगे, कभी वो अफ्रीका महाद्वीप के देशों से ला करके वही औपनिवेशिक शासनकाल में उनको वहां पर बसाया गया, और उन्हीं की संतानें जो हैं आगे चल करके अपने अंदर स्किल पैदा करके और खिलाड़ी बनते हैं और अमेरिका की ओर से ओलंपिक में पार्टिसिपेट करते हैं, है ना? लेकिन वहां पर कुछ अजीब चल रहा था, वहां पर नस्लीय भेदभाव चल रहा था, क्योंकि अमेरिका जब आजाद हुआ था तो जो अफ्रीकी लोग थे और जो मूल रूप से वहां के अमेरिकी लोग थे वो इनके साथ भेदभाव कर रहे थे। वहां पर दास प्रथा बहुत बड़े पैमाने पर चल रही थी, जिसको कहते हैं गुलामी की प्रथा, है ना? अब्राहम लिंकन ने जिसको खत्म किया था, और उनकी इसी मतलब क्रम में उनकी जो है हत्या भी हुई थी। ओके, तो आइए, तो मैक्सिको ओलंपिक 1968 में ये हो रहा है। ओके, 1968 में हमको जीना है उसमें। मैंने क्या बोला? हुआ था मैंने तो नहीं बोला, मैंने बोला कि हो रहा है, यानी कि वहां पर आपको जीना है कि एक्चुअल वो मूवी चल रही हो अपने सामने, है ना? तो ओलंपिक चल रहा है, उस ओलंपिक में, है ना? और जो ओलंपिक है, ये मैक्सिको ओलंपिक को क्यों ये एग्जाम्पल क्यों चुना गया एक्चुअल में, वो ये है, इसका रीजन अमेरिका में चले नागरिक अधिकार आंदोलन। अपने अधिकारों के लिए कौन वहां पर लड़ रहे हैं? जो अफ्रीकन लोग हैं, अफ्रीकी अमेरिकन लोग हैं, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। और किसके नेतृत्व में लड़ेंगे ये लोग? मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नेतृत्व में। वो एक अहिंसावादी थे, उनको अमेरिका का गांधी भी कहा जाता है। ओके, उन्हीं की अगुवाई में ये आंदोलन चल रहा था। अफ्रीकन लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे ना, कि एक घटना से संबंधित है। तो अफ्रीकी लोग लड़ रहे थे, और दो खिलाड़ी कौन है वो? एक है स्मिथ और एक है कार्लोस, वो दोनों अफ्रीकी हैं, है ना? तो वही है। अब ये तो नागरिक अधिकार आंदोलन की बात हो गई। उसके बाद जो बात आती है, ये कौन सी आती है? 200 मीटर दौड़ हुई, जैसा कि वहां पर गेम होते हैं अलग अलग, 100 मीटर या 200 मीटर, है ना? तो उसी में से एक दौड़ हो रखी थी वहां पर, 200 मीटर की दौड़ हुई, और उसमें जो है खिलाड़ियों को फर्स्ट सेकंड थर्ड खिलाड़ियों को मेडल दिया जा रहा था। और उसमें से जिसने अच्छा परफॉर्मेंस किया, मतलब दिया, उसका नाम था टॉमी स्मिथ, उसको गोल्ड मेडल मिलता है। टॉमी स्मिथ को गोल्ड मेडल मिलता है ना? तो टॉमी स्मिथ ये रहे, इसको आप लोग लिखते रहेंगे, टॉमी स्मिथ को गोल्ड मेडल मिलता है। और पीटर नॉर्मन जो है आपको दिख रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। ओके, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो ये पीटर जो नॉर्मन है, ये जो है इनको सिल्वर मेडल मिलता है। और जो तीसरा खिलाड़ी है जो थर्ड आया है, जिसका है नाम जॉन कार्लोस, उनको ब्रॉन्ज मेडल या कांस्य पदक मिलता है। और वे पंक्ति में खड़े हुए हैं, जिस पर वो पोडियम, जिस पर लोग खड़े होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड पर, तो उस पर वो बात, उनको वहां मेडल दिया जा रहा था। ऐसे में वे क्या कर रहे हैं? मैंने यहाँ पर लिख रखा है, वे क्या कर रहे हैं, व्हाट, वे क्या कर रहे हैं। अब ये मुद्दा बनता है कि वे, मतलब कि वहां पर उन्होंने कुछ ऐसा क्या किया कि जिसकी वजह से पूरी दुनिया उनको देख रही है और अमेरिका की ओर लोगों की निगाहें पहुंच रही हैं। वो क्या था? इन लोगों ने सिर झुका रखा है। किसने? स्मिथ ने,
और कार्लोस ने। और उनका जो हाथ है, एक हाथ वो ऊपर की ओर उठा हुआ है और वो मुट्ठी बांधे हुए हैं और वो ब्लैक कलर का ग्लव्स पहने हुए हैं। और जो ब्लैक कलर का जो ग्लव्स है वो अफ्रीकी शक्ति का प्रतीक है। एक तो हाथ उठाए हुए हैं और मतलब कि सर झुकाए हुए हैं। आप देखिएगा एनसीईआरटी बुक में वो फिगर दिया गया है ना। तो दोनों लोग हाथ उठाए हुए हैं, ग्लव्स पहने हैं, जो कि अफ्रीकी शक्ति का प्रतीक है। और जो स्मिथ है वो जो है अपने गले में ब्लैक कलर का मफलर टांगे हुए हैं, मफलर, जो अफ्रीकी सम्मान का प्रतीक था, है ना। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर गौर करने वाली बात क्या थी, वो ये थी कि इन दोनों खिलाड़ियों ने शूज नहीं पहन रखा था, शूज नहीं पहन रखा था, ओनली सॉक्स पहन रखे थे, है ना। और वही पहन करके वो लोग वहां पर चढ़े और प्राइज के लिए, प्राइज उनको मिल रहा था, तो शूज नहीं पहन रखा था। तो इन घटनाओं के माध्यम से और मतलब कि अपनी इन एक्टिविटी के माध्यम से वे क्या दर्शाना चाह रहे थे, अपनी इस एक्टिविटी के माध्यम से वे ये दर्शाना चाह रहे थे कि हम अफ्रीकी लोगों के साथ अमेरिका में कैसा अन्याय होता है, अफ्रीकी लोग वहां पर गरीब हैं। तो इस प्रकार का मैसेज दिया गया। और जो कार्लोस है वो एक ब्लैक कलर की माला पहने हुए हैं। उस वो माला किस चीज का प्रतीक बताया गया है इसमें, वो माला इस चीज का प्रतीक बताया गया है कि जो अफ्रीकी लोग हैं, जो इस नागरिक अधिकार आंदोलन में जो लड़ रहे हैं, जो शहीद हो गए हैं, वो उनके सम्मान में वो ब्लैक कलर की माला पहने हुए हैं। तो ये हो गया ना, ग्लव्स अफ्रीकी शक्ति का प्रतीक है, मफलर सम्मान का प्रतीक है अफ्रीकी, और जो माला पहने हैं वो जो लोग मारे गए हैं अफ्रीकी लोग, उनके सम्मान में, है ना। एक प्रकार से ये देखिए कि इन लोगों ने उसका विरोध किया, किस चीज का, अफ्रीकी शासन प्रणाली का। कहने को तो लोकतंत्र है, लेकिन वो कैसा लोकतंत्र कि वहां पर असमानता एकदम जगजाहिर है। इन लोगों ने जगजाहिर कर दिया कि हमेशा कैसा वहां पर व्यवहार हो रहा है। मैंने क्या कहा था कि विभिन्नताओं, अंतरों और असमानताओं वाला व्यवहार हमारे साथ में हो रहा है ना। तो इन लोगों ने अपना विरोध जताया और इसी घटना के तुरंत बाद इनके वो मेडल इनसे ले लिए गए। और उसमें से एक जो वो है पीटर नॉर्मन, ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। सबसे बड़ी विशेषता जो इसमें निकल करके आएगी ना, वो ये है कि जो पीटर नॉर्मन है, जो जर्सी पहन रखे हैं जस्ट लाइक दिस, तो जो जर्सी पहन रखे हैं वो उस पर जो है मानवाधिकार का एक जो है एक स्टिकर, मतलब स्टिकर लगा हुआ है, और वे समर्थन कर रहे हैं किसका, स्मिथ और कार्लोस का, है ना। देखिए असमानता होते हुए भी वो ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला है, गोरा व्यक्ति है, और ये अफ्रीकी लोग, तभी वो उनको सपोर्ट कर रहा है ना। देखिए असमानता है दोनों में, लेकिन कभी कभी ये असमानता जो है जोड़ने का भी काम करती है। मैंने कहा ना, समझदारी, ओके। तो वो नॉर्मन इनका सपोर्ट कर रहा होता है, और ये वही नॉर्मन है जब इनकी डेथ हो जाती है तो यही दोनों लोग उसकी अर्थी को कंधा भी देते हैं, है ना। कितने भावुक पल है। तो आपने देखा, अब मैं समझाई देता हूं आप लोगों को। समझा तो मैंने दिया ही, थोड़ा जो मैंने लिख रखा है वो आप लोग उसको नोट आउट करते चले। कार्लोस पंक्ति में खड़े हैं, ओके। वे क्या कर रहे हैं, वे सिर झुकाए हुए हैं, काले दस्तानों में मुट्ठी बांधे अपना हाथ उठाए हुए हैं, जस्ट लाइक ऐसे करके ना। तो उसके बाद मुट्ठी बांधे हुए हैं, बिना जूते के ही, बिना शूज के ही वे सॉक्स में खड़े हैं, ओके। कि कितना सौतेला व्यवहार हो रहा है हम लोगों के साथ, ये दर्शाने के लिए। और टॉमी स्मिथ जो हैं, जिनको कि क्या मिल रहा है, स्वर्ण पदक, यानी कि गोल्ड मेडल मिल रहा है। टॉमी स्मिथ काला मफलर डाले हैं, जो अफ्रीकी सम्मान का प्रतीक है, अफ्रीकी सम्मान का प्रतीक है, जरूर लिखें। कार्लोस ने काली माला पहन रखी है, ये उन लोगों के सम्मान में जिन लोगों ने नागरिक अधिकार आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति दे दी है अमेरिका में। अमेरिका में आज भी ऐसे बहुत सारे केस, आप लोग कभी न्यूज़पेपर्स और टेलीविजन में जो न्यूज आते हैं, कभी उन पर गौर करें, उनको देखा करें। अमेरिका, यूएसए वगैरह में आज भी ये नस्लीय वो हमले होते रहते हैं। कई इंडियंस लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है ना। ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत सारे केसेस हुए हैं, कनाडा में भी बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं, ओके। तो चलता है, ये भेदभाव है, असमानता है। सरकार इस पर जो है लगाम ठीक
सही ढंग से नहीं लगा पाती हैं। ओके, उसके बाद आपने ये लिखा और इनके नाम आप जरूर लिखोगे, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी में असमानता है, सरकार क्या कर रही है, तो ये आंसर लिखने में आपकी बड़ी महत्वपूर्ण मदद करेगा। और जिनको जीएस तैयार करना है वो उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। ओके, आइए उसके बाद पीटर नॉर्मन जो है, पीटर नॉर्मन ऑस्ट्रेलिया के हैं। ओके, विशेष क्या है इसमें, यहाँ पे लिख देता हूं, आप लोग देख लो विशेष क्या है इसमें। इसके बाद आपने पढ़ा इसमें विशेष क्या है, विशेष ये है असमानता होते हुए भी पीटर नॉर्मन अपनी जर्सी पर मानवाधिकार का बिल्ला स्टिकर लगाकर समर्थन जता रहे हैं। इस घटना ने दुनिया का ध्यान आकर्षित किया किस ओर, अमेरिकी डेमोक्रेसी की ओर, है ना, कि देखो कितना बड़ा अन्याय है। ओलंपिक एक इंटरनेशनल गेम होता है, दुनिया भर के देश उसमें आते हैं, तो ये इन लोगों के सामने एक अच्छा मौका था कि हम जो अमेरिका एक्चुअल में वो इंटरनल वो है क्या, वो हम एक्सटर्नल करके वो दिखाना चाहते हैं ना, तो इस प्रकार से ये चीज होती है इसमें। उसके बाद जैसे नागरिक अधिकार आंदोलन की बात आती है, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन, ह्यूमन राइट्स आंदोलन 1954 से 1954 टू 1968 तक चलता है। कब से कब तक, 1954 टू 1968 तक, दो भागों में चला है। तो 1954 टू 68 तक जो चला है वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नेतृत्व में चला है। ये मार्टिन लूथर वाले नहीं है जो जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन में पार्टिसिपेट किए थे और प्रोटेस्टेंट संप्रदाय की स्थापना किए थे, वे नहीं है। ये हैं अमेरिका वाले, जिनको अमेरिका का गांधी भी कहा जाता है। ये अहिंसावादी थे। इनकी अगुवाई में ये नागरिक अधिकार आंदोलन चल रहा था। ये छोटी क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट है, नोट आउट करते रहे आप लोग। उसके बाद अश्वेत शक्ति आंदोलन, अश्वेत शक्ति आंदोलन, देखिए ये किस ओर इशारा कर रहा है, जरा आप लोग इसको देखिए और इस पर जो है मंथन करिए, है ना। नागरिक अधिकार आंदोलन, है ना, इस शब्द को आप देखो, इसमें अश्वेत शक्ति आंदोलन यानी कि शक्ति का प्रदर्शन होना शुरू हुआ। ओके, कब से कब तक, 1966 टू 75 तक हिंसात्मक रूप से चला। कौन सा, नागरिक अधिकार आंदोलन, है ना। उसके बाद जब ये हुआ कि जब हमें सही तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से हमें अधिकार जब नहीं मिल रहे हैं तो क्या चला, शक्ति आंदोलन चलाया गया कि अब हमको जबरियन छीन करके अपने अधिकारों को पाना होगा, चाहे उसके लिए दंगा या हिंसा कुछ भी करना पड़े। और हुआ भी, बहुत सारे लोग से मारे भी गए। ओके, तो इस प्रकार से आप देख रहे हो ये असमानता है, मेक्सिको ओलंपिक के माध्यम से बताया गया, जगजाहिर हुआ अमेरिका दुनिया के सामने कि हम क्या हैं अंदर से ना, असमानता कितनी ज्यादा है। उसके बाद वहां पर आंदोलन चल रहे थे, है ना, तो ये आपने यहां तक इसको जरूर लिखें। उसके बाद भेदभाव के आधार क्या है, किस आधार पर यह भेदभाव होता है। इन टॉमी स्मिथ जॉन कार्लोस के साथ जो भेदभाव हो रहा है वो किस आधार पर हो रहा है, कभी सोचा है आप लोगों ने किस आधार पर यह भेदभाव हो रहा है। सीधी सी बात है, यह भेदभाव हो रहा है रंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर। वे अफ्रीकी हैं और जो अमेरिका के मूल नागरिक हैं वे अलग हैं ना, तो ये नस्ल के आधार पर चल रहा था, रंग के आधार पर चल रहा था। तो भेदभाव के आधार क्या है, मैंने लिख दिया है, हेडिंग लिख दी है, आप लोग लिख लेंगे कि इसके आधार क्या है। इसके आधार है नस्ल, इसके आधार है नस्ल, रंग, भाषा और क्षेत्रीय आधार भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे देश हैं, जैसे आप लोग को नेल्सन मंडेला याद होंगे, साउथ अफ्रीका में उन्होंने इस रंग भेद के खिलाफ आवाज उठाई थी। एक्चुअल में वो साउथ अफ्रीका जो कंट्री है वो अफ्रीकी लोगों के ही, जो निग्रो होते हैं वो उन्हीं लोगों का देश था। जो साउथ अफ्रीका में जो गोरे लोग आपको दिखते हैं वे सब अलग अलग उपनिवेश जब वहां स्थापित हुए थे, फ्रांस के, नीदरलैंड के, यहाँ तक कि ब्रिटेन के,
तो वे वहां के लोग हैं जो यहाँ पर रहते चले आए हैं, रह चले आए हैं, और अफ्रीकी लोग बैकफुट पर चले गए थे। तो वही अफ्रीकी लोगों ने जब अपने अधिकार मांगने शुरू किए तो वहां पर इन्हीं गोरे लोगों ने साउथ अफ्रीका में उनके ऊपर जुल्म ढाए। तो साउथ अफ्रीका में भी नस्ल रंग के आधार पर बहुत दिनों तक आंदोलन हुआ, जिसकी अगुवाई नेल्सन मंडेला कर रहे थे। उनको कई दिनों तक जेल में भी रखा गया, है ना। बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए, जब वहां पर संविधान बना, सबको सबके बीच में सामंजस्य स्थापित किया गया, है ना। मैंने क्या क्या सर्वमान्य समाधान वहां पर जब लागू हुआ तो दंगे फसाद खत्म हो गए साउथ अफ्रीका में। तो इसी प्रकार से अमेरिका में भी चल रहा था। तो ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पर इस आधार पर भेदभाव हो रहा है। अपने देश में से भाषा के आधार पर, मैंने कहा था ना कि तमिलनाडु में भाषा के आधार पर आंदोलन हुआ था। क्या कहा था मैंने उसमें कहा था नेवर हिंदी और एवर इंग्लिश, मैंने कहा था ना। तो भाषा के आधार पर भी हमारे देश में हुआ है, क्षेत्रीय आधार पर भी भेदभाव होता चला आया है। जैसे पंजाब में जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, है ना, वो अलग से पंजाब में एक अलग मतलब कि प्रांत या कह सकते हो देश की मांग उठी थी। उधर आप असम पहुंच जाओगे तो वहां पर बोडोलैंड की जो मांग उठी, है ना, जो उल्फा उग्रवादी वाला जो आप लोग पढ़ते हो वो सब वहां पर। तो इस प्रकार से बहुत सारी ये क्षेत्रीय भेदभाव भी हुए हैं। श्रीलंका में तो आपने देखा ही, जाफना प्रायद्वीप में किस प्रकार से तमिलों ने अधिकार जमाया, है ना, क्योंकि सिंघली उनके साथ भेदभाव कर रहे थे, असमानता वाला व्यवहार कर रहे थे। ओके, तो किसी भी आधार पर भेदभाव होते हैं। और सामाजिक भेदभाव होता है, इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से होती है? सामाजिक विभाजन अधिकांशतः जन्म पर आधारित होता है। आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ रखी है कि इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री में वो वैदिक काल आप लोगों ने जरूर पढ़ रखा होगा। उस वैदिक काल में क्या बताया गया है? वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल एंड उत्तर वैदिक काल, उसमें अंतर क्या है? ऋग्वेद में जो 10वां मंडल है उसमें ये कहा गया है ना कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघों से वैश्य और चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है, इसमें कहा गया है ना। तो पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में ये में अंतर था कि जो वर्ण व्यवस्था थी, जो सामाजिक विभाजन था, वो किस पर आधारित था? पूर्व वैदिक काल में ये जो विभाजन था, सामाजिक विभाजन, ये कर्म पर आधारित था। कर्म पर, जैसा कर्म करोगे वही आपका वर्ण माना जाएगा, है ना। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते ये सामाजिक जो था विभाजन और कठोर हो गया। वो अब किस पर आधारित हो गया? जन्म पर आधारित हो गया। ओके, जन्म पर आधारित हो गया सामाजिक विभाजन। ओके, तो सामाजिक विभाजन जन्म पर भी आधारित हो सकता है ना। और जन्म पर आधारित में क्या क्या चीजें आ सकती हैं? व्यवसाय है कि जन्म से ही हम इस समाज में रह रहे हैं, है ना। हमारा काम क्या है ना, हमारी शारीरिक बनावट कैसा है, तो इसमें ये सब चीजें आती हैं। उसके बाद है पसंद या चुनाव पर आधारित सामाजिक विभाजन। पसंद क्या है, चुनाव क्या है? हम जो पसंद, जैसे हो सकता है कि कोई परिवार किसी धर्म का हो, लेकिन जो उसकी संतान है वो किसी दूसरे धर्म को अपनाना चाहती है। या कोई बच्चा जो है साइंस साइड पढ़ना चाहता है, कोई बच्चा जो है आर्ट साइड पढ़ना चाहता है ना। या कोई बच्चा है कि उसका पढ़ाई में मन नहीं है तो वो कोई भी खेल अपनाना चाहता है, या खेल में वो उसका इंटरेस्ट नहीं है तो हो सकता है कि वो पॉलिटिक्स में जाना चाहता हो, कोई अलग व्यवसाय करना चाहता हो, है ना। तो ये क्या है? ये चुनाव पर आधारित सामाजिक विभाजन है। ओके, तो विभाजन कई चीजों पर आधारित होता है। आपकी पसंद पर भी आधारित होता है और आपके जन्म पर भी आधारित होता है। जन्म पर आधारित जो होता है उसको कैसे बदल सकते हो आप, है ना। बदला तो जा सकता है, लेकिन कई विरोधों का, आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है।
और चुनाव में क्या है कि हम जो चुनेंगे, जो मेरे मनमाफिक होगा हम वही चुनेंगे, हम उसी को इलेक्ट करेंगे ना। तो इस आधार पर भी भेदभाव देखने को मिलता है ना। तो इतना तो आप लोगों को समझ में अभी आया होगा, है ना। ये लेसन एक प्रकार से कह सकते हो, बार बार कहता हूं मैं, दूध से क्रीम निकालने के बराबर है। ओके, आगे आते हैं। कभी कभी यही और कभी कभी यही विभिन्नता जोड़ने का भी काम करती है, जोड़ने का भी काम करती है, जो विभिन्नता होती है ना। और ये विभिन्नता जो जोड़ने का काम कर रही है, वो आपने इसमें देखा पीटर नॉर्मन वाली स्टोरी में, जिन्होंने जर्सी पर मानव निकाल कर बिल्ला लगाकर उनका सपोर्ट किया था। क्या जरूरत थी उनको, वो तो नस्ल और रंग में भी इन दोनों से अलग थे, है ना। तो ये चाहते तो क्यों कहते कि ठीक है क्या करना, है ना। क्योंकि कई लोग अपनी टेंडेंसी बना लेते हैं, है ना, रंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर, कि ये कैसे श्रेष्ठ हो सकते हैं, श्रेष्ठ तो हम हैं, है ना। वर्ण के आधार पर आप समझदार हैं, सब समझते हो ना। और जैसे आपने जर्मनी का इतिहास पढ़ा, एडोल्फ हिटलर के समय में उसने क्या कहा था कि जो नाजी हैं वे आर्य लोग हैं, है ना, वे श्रेष्ठ हैं, वही शासन करेंगे, किस पर, पूरी जर्मनी पर, और यहाँ तक कि पूरे यूरोप पर शासन करेंगे। और यहूदी इस लायक नहीं है। कहाँ से, जैसा शरीर की बनावट उनकी वैसी शरीर की बनावट आपकी भी है, तो किस आधार पर हम उनमें भेदभाव पैदा कर रहे हैं ना। तो ये चीजें इस पर मायने रखती हैं। तो कभी कभी यही विभिन्नता जोड़ने का भी काम करती है, ये मैंने बताया इस स्टोरी के माध्यम से, है ना। तो विभिन्नता भी कभी कभी जोड़ने का काम करती है। आप अपने हिंदुस्तान को ही देखिए, कितनी सारी विभिन्नता है ना। चाहे वो क्षेत्रीय हो, चाहे वो सामाजिक हो, है ना, चाहे वो भाषा के आधार पर हो, सब तो एक है। 22 भाषाएं संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त है ना, 22 भाषाएं। तो इतनी सारी भाषाओं में सामंजस्य ही तो बैठाला गया है, सर्वमान्य समाधान, सामंजस्य ही तो बैठाला गया है कि विवाद न पनपने पाए, है ना। और चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, ये भी तो एक सामाजिक विभिन्नता और असमानता में ही तो आता है ना, कि स्त्री अलग है और पुरुष अलग है। इनमें भी तो एक जन्म पर, ये इसी में तो आएगा, जन्म पर आधारित भेदभाव, सामाजिक विभाजन, है ना। तो इस प्रकार से ये भेदभाव, इससे मैंने आपको बताया। तो कभी कभी यही विभिन्नता जोड़ने का भी काम करती है। उसके बाद आता है विभिन्नता में सामंजस्य और टकराव। विभिन्नता में सामंजस्य, जैसे हमारे देश में बहुत विभिन्नता है लेकिन सामंजस्य है, लेकिन कभी कभी यही विभिन्नता टकराव का भी कारण बन जाती है, जो राजनीतिक मुद्दों से ही उजागर किए जाते हैं। हो सकता है हमारे देश का बंटवारा ना होता, जो पाकिस्तान बन गया है, ये हिंदुस्तान, हो सकता है कि वहां तक हमारा एक ही देश होता, कोई बंटवारा ना होता, लेकिन इन मुद्दों को उजागर किया जाता है राजनीति के द्वारा, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए। ये जो सामंजस्य हो रखा होता है उसको टकराव में बदल दिया जाता है, उसको टकराव में बदला गया, तभी तो देश का बंटवारा हुआ, जैसा कि अभी आप आगे देखोगे। ओके, क्या देख रहे हैं हम लोग उसमें, अब उत्तरी आयरलैंड का मामला है इसमें, है ना। उत्तरी आयरलैंड का मामला है। उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक लोग जो हैं, कैथोलिक ईसाई जो होते हैं, रोमन कैथोलिक ईसाई लोग जो हैं वे गरीब हैं, जबकि जो प्रोटेस्टेंट हैं, जो कि सुधारवादी संप्रदाय है, मार्टिन लूथर जो इसके क्या कहते हैं जनक माने जाते हैं, धनी है ना। जबकि नीदरलैंड में, नीदरलैंड एम्स्टर्डम दोनों देश हैं, आयरलैंड की बात हो रही है और नीदरलैंड का ये मुद्दा यहाँ पर उठाया गया है। तो नीदरलैंड में दोनों समुदायों में यानी कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों समुदायों में अमीर भी हैं और गरीब भी हैं। अतः आयरलैंड में मारपीट होती रहती है। समझने वाली चीज है, समझाते हैं। अभी आयरलैंड में मारपीट, दंगे फसाद हुआ करते हैं,
जबकि नीदरलैंड में ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी कि एक पक्षीय है, कभी भी एक पक्षीय मामला ना होने पाए, नहीं तो विवाद तो होना ही होना है। दोनों पक्षों में सामंजस्य है तो विवाद नहीं होगा। देखिए कैसे, समझिए यहाँ पर बोर्ड पर, उत्तरी आयरलैंड में क्या है, कैथोलिक गरीब है, प्रोटेस्टेंट धनी है। यानी कि एक पक्ष गरीब है तो दूसरा पक्ष धनी है ना। तो ये एक पक्षीय व्यवस्था हो गई। ये अपने आप को ये हीन भावना से ग्रस्त हैं, जबकि ये हीन भावना से ग्रस्त नहीं है, ये तो अपने आप को श्रेष्ठ बता ही रहे हैं, है ना। तो दंगा होना तो तय है। अब हम बात करें इसमें, गरीब है तो गरीब है और अमीर है तो अमीर है, कहां पर, उत्तरी आयरलैंड में। अब नीदरलैंड में क्या चल रहा है, नीदरलैंड में भी दोनों समुदाय हैं, रोमन कैथोलिक भी है, प्रोटेस्टेंट भी है, समझिएगा, है ना। नीदरलैंड में क्या है कि दोनों समुदायों में गरीब भी हैं और अमीर भी हैं। प्रोटेस्टेंट में भी अमीर भी हैं और गरीब भी है। तो इसलिए इन दोनों में सामंजस्य बना हुआ है। सिस्टम एक ध्रुवीय नहीं होने पा रहा है। अगर दोनों ध्रुवीय होगा तो विवाद नहीं होगा। विवादों पर अंकुश लगाया जाएगा। जैसे शीत युद्ध में क्या चल रहा था, यूएसए और सोवियत संघ, इन दोनों में विवाद चल रहा था ना। लेकिन क्या विवाद आगे बढ़ा, किसी प्रकार की कोई हत्या हुई या गोलियां चली या बम गिराए गए, नहीं होना, क्योंकि दोनों सुपर पावर थे, एक दूसरे पर कंट्रोल किए हुए थे। लेकिन अब वर्तमान में एक देश हो गया है मुख्य, जो कि पूरे वर्ल्ड भर की पॉलिसी तय करता है। तो आप देखेंगे कि कितने विवाद इस समय चल रहे हैं, है ना। तो एक ध्रुवीय होना ठीक नहीं है। लेकिन उत्तरी आयरलैंड में एक ध्रुवीय सिस्टम है, गरीब है तो गरीब है, अमीर है तो अमीर है। लेकिन नीदरलैंड में दोनों ही ईसाइयों में, दोनों ही वर्गों में अमीर भी है, गरीब भी है, अमीर भी है, गरीब भी है। इतना समझ में आया ना। तो यहाँ पर विवाद नहीं होगा, विवाद यहीं पर होगा, क्योंकि ये एक पक्षी है, ये हीन भावना से ग्रस्त हैं रोमन उत्तरी आयरलैंड में, लेकिन प्रोटेस्टेंट नहीं है हीन भावना से। ओके, आइए। और ये एक पक्षी वाली बात हो गई। कुछ देशों में एक ही नस्ल और संस्कृति के लोग हैं, कुछ देशों में एक ही नस्ल और संस्कृति के लोग हैं, लेकिन कुछ देशों से आए लोगों की वजह से वे बहुसांस्कृतिक हो गए हैं, है ना। बहुत सारे देश आपको ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे। जैसे हम लेते हैं एक अपना एग्जाम्पल देश का, जैसे वो चकमा शरणार्थी, वे बांग्लादेश से हमारे देश में आकर के बस जाते हैं शरणार्थी। और रोहिंग्या मुसलमान जो कि म्यांमार से आकर के हमारे देश में बस गए थे, हमने उनको शरण दी ना। लेकिन जो भारतीय संस्कृति है, वो भारतीय संस्कृति तो है ही, लेकिन जब ये रोहिंग्या चकमा शरणार्थी हमारे देश में आ रहे हैं, तो एक दूसरे देश की संस्कृति भी तो हमारे देश में आ रही है। उन संस्कृतियों का क्या हो रहा है, मिश्रण हो रहा है ना, कल्चर का मिक्सचर हो रहा है। तो क्या होगा, देश हमारा बहुसांस्कृतिक बन जाएगा, बहुत सारी विविधताएं इसमें और भी जुड़ जाएंगी। जैसे सीरिया में चल रहा है, क्या चल रहा है, सिविल वॉर चल रहा है ना। तो क्या है, वो सीरिया के जो सीधे साधे लोग हैं, जो आम जनता है, अपने प्राणों को बचाने के लिए यूरोपियन देशों में जा रहे हैं, शरण ले रहे हैं। तो जैसे मान लो इटली में शरण ले रहे हैं, जर्मनी में जाकर के शरण ले रहे हैं, और उन देशों ने उनको शरण दिया भी। तो जो सीरिया के लोग वहां जा रहे हैं, वे अपना कल्चर तो लेके जा रहे हैं ना। तो जर्मनी के कल्चर और सीरिया का कल्चर जब आपस में मिल जाएगा, तो जर्मनी में बहुसांस्कृतिक व्यवस्था देखने को आपको मिलेगी। तो ऐसा ही होता है। तो नस्ल और संस्कृति के एक ही लोग हैं, लेकिन अब जो लोग शरणार्थी वहां जा रहे हैं, रेफ्यूजीज लोग, वो उस सिस्टम को बदले दे रहे हैं, है ना। जैसे हमारे देश के बहुत सारे लोग ब्रिटेन में भी हैं, कनाडा में भी हैं, अमेरिका में भी हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, न जाने कहाँ कहाँ हैं।
तो हम भी तो लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, है ना। तो ये बहुत सांस्कृतिक असमानताएं देखने को भी मिलती हैं। अब सामाजिक विभाजन की राजनीति क्या है उत्तरी आयरलैंड में। सामाजिक विभाजन की राजनीति उत्तरी आयरलैंड में, वहां पर दो पार्टियां हैं, एक है यूनियनिस्ट पार्टी, एक है यूनियनिस्ट पार्टी जो प्रोटेस्टेंट लोगों की अगुवाई करती है, और जो नेशनलिस्ट पार्टी है वो रोमन कैथोलिक लोगों की अगुवाई करती है ना। प्रोटेस्टेंट 53% हैं, जबकि रोमन लोग 44% है, यानी कि अल्पसंख्यक हैं, ये बहुसंख्यक हैं। ये भी मुद्दा बनता है ना। श्रीलंका में क्या था, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का ही तो मुद्दा था। बेल्जियम में क्या था, फ्रेंच भाषा भाषी, डच भाषा भाषी, इनमें भी तो बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक लोग थे, वही तो मुद्दा था। लेकिन इन दोनों की शासन प्रणाली में अंतर था। बेल्जियम ने समझदारी से काम लिया, है ना, और सर्वमान्य समाधान निकाल लिया। श्रीलंका नहीं निकाल पाया और उसको गृह युद्ध का सामना करना पड़ा। सर्वमान्य समाधान श्रीलंका नहीं निकाल पाया, उसको सामना करना पड़ा गृह युद्ध का, सिविल वॉर का। ओके, अब देखिए 53 पे जो प्रोटेस्टेंट हैं 53% लोग, उनकी मांग है कि हम ग्रेट ब्रिटेन के साथ रहने के पक्ष में, हम ग्रेट ब्रिटेन के पक्ष में जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटेन देश है वहां पर भी प्रोटेस्टेंट लोग बहुसंख्यक हैं। तो इसीलिए तो उत्तरी आयरलैंड जाकर के कहां मिल जाता है, ग्रेट ब्रिटेन में, यूनाइटेड किंगडम बनता है उसी को मिला करके। अब रोमन कैथोलिक चर्च वाले जो बात कर रहे हैं, ईसाई वाले, उनकी मांग क्या है कि उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड गणराज्य के साथ मिलाया जाए जो कैथोलिक बाहुल्य है ना। तो कैथोलिक लोग अपने बाहुल्य वाले क्षेत्र में जाना चाहते हैं, है ना। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अंत में क्या होता है कि एक प्रोटेस्टेंट और रोमन कैथोलिक में एक शांति समझौता होता है। वो कब होता है 1998 में। जरूर लिखें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आए। ओके, भूलना नहीं है आप लोग को। ये उत्तरी आयरलैंड सामाजिक विभाजन की राजनीति है। बुक को मैंने पढ़ा तो मैंने सोचा कि आप लोग को समझाने का इससे बेस्ट तरीका नहीं हो सकता। अगर ऐसे फिगर बनाते हो तो आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो ना। तो उसके बाद उत्तरी आयरलैंड जाकर के ग्रेट ब्रिटेन में शामिल हो जाता है, उत्तरी आयरलैंड। ओके, तो ये सिस्टम आपने पढ़ा। सामाजिक विभाजन, इसके बाद क्या है, सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम 3 आयामों पर निर्भर करता है। 3 आयाम अब ये कौन कौन से हैं? लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना, अपने को विशिष्ट मानने पर तालमेल मुश्किल हो जाता है। विशेष लोग जो हैं वे तालमेल नहीं बैठा पाते हैं। तालमेल नहीं बैठा लेंगे तो व्यवस्थाएं बिगड़ेंगी। जैसे हमारे देश में ले लो, कई धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन अगर हम मान ले कि नहीं, जो बहुसंख्यक जो हमारे देश में धर्म वाले हैं वे कहें कि नहीं हम लोग विशिष्ट लोग हैं, हम आग्रह करते हैं कि हमें को ही सारी मतलब कि सुविधाएं मिले, हम बहुसंख्यक हैं, तो ये कहाँ का न्याय हुआ? गलत है ना। और अगर इसमें हमने अगर अपने आप को विशिष्ट मान लिया तो तालमेल कर पाना मुश्किल हो जाता है। यही तालमेल तो नहीं हो पाया था श्रीलंका में, और यही तालमेल कहाँ हो गया? बेल्जियम में। यही तालमेल अमेरिका में नहीं हो पाया था, इसलिए उसको नागरिक अधिकार आंदोलन और अश्वेत शक्ति आंदोलनों का सामना करना पड़ा। साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला को कई वर्षों तक जेल की हवा भी खानी पड़ी, इसी तालमेल ना बैठा पाने के उसमें, है ना। तो अपने आप को श्रेष्ठ नहीं समझना है हमें अगर हम बहुसंख्यक भी हैं तो अल्पसंख्यक के सामने हमको श्रेष्ठ नहीं समझना है, या जो अल्पसंख्यक हैं उनको ये नहीं समझना है कि हम तो कम हैं, हम तो अकेले हैं, हमारे साथ अन्याय होगा। तो जो कम है वो भी विशिष्ट अपने आप को मान लेते हैं, जो बहुसंख्यक है वो भी विशिष्ट मान लेते हैं। बस जो कम है इनको भी और जो ज्यादा है उनको भी विशिष्ट नहीं मानना है। तालमेल हो गया, विवाद खत्म। ओके, उसके बाद किसी समुदाय की मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठा रहे हैं?
पॉलिटिक्स मायने रखती है। धर्म के आधार पर राजनीति होती है, जाति के आधार पर राजनीति होती है ना। धर्म और जाति दो मुद्दे, इनमें से जो एक मुद्दा है वो है धार्मिक, ये ज्यादा उठाया जाता है। जाति वाला मुद्दा सेकंड नंबर पे है ना। तो इस आधार पर भी चुनाव लड़े जाते हैं और जीते भी जाते हैं, है ना। समझदार सभी लोग हो। तो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, जातिवाद के नाम पर वोट मांगना, ये कहाँ का न्याय है? ये तो अन्याय होगा। ओके, पढ़े लिखे हो आप लोग तो आप लोगों को बिल्कुल भी इन फालतू के विवादों में नहीं पड़ना है कि धर्म का झंडा लेके चल रहे हो, जातिवाद का झंडा लेके चल रहे हो। नो, मानवता का झंडा लेके चलिए। ओके, मानवता का झंडा, ह्यूमन फ्लैग लेके चलिए, तभी तो महान खिलाओगे। ओके, देश में शांति बनी रहेगी, तालमेल बना रहेगा ना। तो लेकिन अब सरकारें मुद्दों को उजागर कर देती हैं और इसी वजह से लोकतांत्रिक जैसे देशों में, यही नहीं बाहर के देशों में भी कभी कभी विवाद बड़े पैमाने पर शुरू हो जाते हैं, जिनको हवा दी जाती है, हवा सत्ता हासिल करने के लिए। ओके, तो समझदार हमको बनना है, हमको आपको बनना है ना। क्योंकि तय कौन करता है? तय हम और आप करते हैं, राइट। आइए, कैसा मामला उठा रहे हैं और सरकार का रुख क्या है? सरकार का रुख भी मायने रखता है। सरकार का रुख भी मायने रखता है। सरकार का कैसा रुख है किसी मुद्दे को हवा देने में? सकारात्मक है कि नकारात्मक है? सकारात्मक हम उसको कहेंगे कि वाजिब चीजों को सरकार उठाए। जैसे समाज के पिछड़े हुए लोग हैं, उनको मुख्य धारा से जोड़ना, ये मुद्दा अगर उठाया जाए तो ये सकारात्मक रुख हुआ, है ना। और किसी जाति विशेष को, किसी धर्म विशेष को टारगेट करके सरकार का रुख तय हो तो वो तो निगेटिव कहलाएगा, जो विवादों को जन्म देता है ना। तो हमें विवादों में नहीं पड़ना है, सामाजिक असमानताओं को खत्म करना है। हालांकि कठिन है क्योंकि रग रग में बसा हुआ है ना। तो रग रग में बसा है, उसको अलग करना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। असंभव नहीं है, हम ही आपको तो करना है। मानो एक श्रेष्ठ प्राणी है ना, वो सब चीज को कंट्रोल करता है, तो क्यों नहीं इस पर कंट्रोल करता है? नेचर को तो नहीं कर सकता है, लेकिन हम इस सामाजिक विभिन्नता को क्यों नहीं खत्म कर देते हैं? इन अंतरों को क्यों नहीं खत्म कर देते हैं? इन सीमाओं को, इन अंतरराष्ट्रीय बाधाओं को हम क्यों नहीं खत्म कर देते हैं? कोई बाधा ना हो, लोग साइकिल से, बाइक से, कैसे करके, ट्रक से, बस से, कहीं भी आए जाएं, कितना अच्छा माहौल होगा, है ना। डिपेंड करेगा हमारे आपके ऊपर। तो कैसा लगा मेरा आज का टॉपिक कमेंट बॉक्स में जरूर करें, और भाई लाइक जरूर किया करो जितने लोग देखते हो ना, और सब्सक्राइब करें, है ना। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके।